हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। इस वीडियो में अपन जो सितंबर अटेम्प्ट था आपका जेई मेंस का, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के अपन क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, वन बाय वन अपन क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एक प्लेनेट दिया गया है और आपके पास उस प्लेनेट के चारों तरफ क्या कर रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ पर आपके पास चक्कर लगा रहा है। आपसे पूछा है कि जब आपके पास क्लोजेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट पर होता है, उन पर आपके पास जो स्पीड्स हैं उनका आपके पास जो रेशियो अगर अपन बात करो तो आपको दिया गया है आपके पास v1 अपॉन आपके पास जो v2 दिया गया है आपके पास, वो दिया गया है आपके पास 6:1, ये आपको दिया गया है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा कि आपके पास क्लोजेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है जी, मतलब कि मुझे फाइंड क्या करना है, r1 अपॉन r2, ये फाइंड करना है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आपके पास, सर मुझे पता है कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें, एंगुलर मोमेंटम आपके पास कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपके पास आया, यहाँ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे आपके पास, इसके अबाउट आपके पास आएगा m v1 r1 इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो आपके पास आएगा m v2 r2। मुझे r1 अपॉन r2 चाहिए, तो r1 अपॉन r2 की बात करें तो आपके पास कितना आ गया, v2 अपॉन आपके पास v1, v2 अपॉन v1 की बात करें तो आपके पास कितना हो गया, 1/6। आपके पास आंसर हो जाएगा 1/6। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.5 है आपके पास, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास दिया गया ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और आपको दिया है कि लेंस से आपके पास 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपके पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और फिर आपसे पूछा कि फाइनल इमेज की आपके पास डिस्टेंस बतानी है आपको। तो आपको दिया कि आपके पास फोकल लेंथ 0.5 मीटर पर रखा हुआ, तो आपके पास यहाँ और आपके पास 1 मीटर पर रखा हुआ। अगर अपन बात करें आपके पास तो सीधी सीधी सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ आपके पास ऑब्जेक्ट। तो अगर इसकी इमेज की बात करेंगे आपके पास, अगर उससे भी करोगे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ से, तो यहाँ u की वैल्यू आपके पास कितनी रखोगे सर, -1, f की वैल्यू 0.5, तो जो v की वैल्यू आएगी वो 1 मीटर पर भी आएगी। और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए तो आपके पास यहाँ पर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर आपके पास। इसकी जो पहली इमेज बनी वो I1 यहां पर बनी। ठीक है जी, तो आपके पास इस इमेज की आपके पास इस मिरर से डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर। ठीक है जी, इस इमेज आपके पास जो I1 है आपके पास, अब इस मिरर के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपके पास इसकी इमेज कहां बनेगी सर, इसकी इमेज आपके पास मिरर के इधर की तरफ 1 मीटर पर बनेगी। ठीक है जी, ये इमेज I2 हो गई। अब जो आपके पास I2 इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आपके पास नाउ I2 आपके पास इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। तो बात करें तो आपके पास यहां से रेज इधर की तरफ आ रही होगी और अपन डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ, u इक्वल टू कितना आपके पास 1 + 1 + 1 इक्वल टू -3। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f लिखेंगे आपके पास। तो यहाँ से जो v आएगा आपके पास, जो v की वैल्यू आएगी, u की वैल्यू रखेंगे आपके पास -3, तो आपके पास v की वैल्यू आई 0.6 मीटर। 0.6 मीटर आपके पास पॉजिटिव आई, मतलब कि यहाँ से आपके पास आगे की तरफ यहाँ पर कहीं पर आपके पास I3 फाइनल इमेज बनेगी, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगी, 0.6 पर। तो मतलब कि आपके पास फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस होगी आपके पास, फाइनल इमेज जो बनेगी वो आपके पास लेंस से तो कितनी डिस्टेंस पर है, 0.6 मीटर। लेकिन अगर अपन मिरर से बात करें तो 1 + 1 प्लस आपके पास 0.6, तो आपके पास फाइनल इमेज आपके पास बनेगी एट 2.6 मीटर फ्रॉम लेंस। और आपके पास जो लेंस आपके पास, अगर इमेज के नेचर की बात करें तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, आपके पास रियल होगी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए गए आपके पास एक एसी सर्किट, और एसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, एंड आपके पास जो इंडक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू, आपके पास इंडक्टेंस जो दिया हुआ है वो 80 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है। आपसे पूछो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड करें, तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1 अपॉन आर के पास रूट एल अपॉन सी। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे 100, एल की वैल्यू रखेंगे पास 80 मिली हेनरी, तो 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड आपके पास सी की बात करें आपके पास 2 इंटू 10⁻, आपके पास -6। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 1 अपॉन 100, आपके पास 1 अपॉन 100 इंटू रूट ओवर बचा 40 इंटू आपके पास चलेगी 10⁻3।
इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 4 का 2 बार आ जाएगा और आपके पास 1 इन 10 टू द पावर 4 बचेगा, 10 टू द पावर 12 4 बार आएगा 10 टू द पावर 200 और कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कॉलिंग फैक्टर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए गए आपके पास एक वायर है जिससे आपने एक एम मास हैंग किया हुआ है आपके पास, और आपको दिया कि वो जो वायर है वो मासलेस है, उस वायर की लेंथ है वो आपके पास एल दी हुई है, आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है आपके पास, और आपको दिया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल है वो आपके पास वाई दिया हुआ है। देन आपसे पूछा है कि द मास इज पुल्ड डाउन स्लाइटली इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अलोंग आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन। आपके पास क्या निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। देखिए ध्यान से, तो मुझे पता है कि अगर यंग्स मॉडुलस लिखे ना आपके पास यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की बात करें तो सर एफ अपॉन ए इंटू आपके पास स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल आपके पास डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से अगर अपन फोर्स को लिखें तो आपके पास फोर्स को लिखेंगे वाई आपके पास ए अपॉन एल इंटू आपके पास डेल्टा एल। ये जो एफ होता है आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है आपके पास। तो अगर इसको आप कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग करें आपके पास कंपेयरिंग विथ आपके पास एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पर एफ भी क्या होता है आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो आपके पास के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास डेल्टा एल क्या था आपके पास, जितना इलांगेशन या कंप्रेशन जो आपके पास किया है, तो आपके पास एक्स की जगह डेल्टा एल और के की जगह वाई ए अपॉन एल है, वाई ए अपॉन एल। और के को अपन बोलते हैं आपके पास अगर एम मास हैंग किया हो तो के की वैल्यू होती है आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, रूट ओवर वाई ए अपॉन एम एल। लेकिन आपको वैल्यू निकालनी फ्रीक्वेंसी की, आपके पास ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आएगी आपके पास 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर वाई ए अपॉन एम एल। ये होगा इसका आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, आपके पास स्क्वायर के कॉर्नर्स पर आपको 4 मास पार्टिकल्स दिए गए हैं एम मास के आपके पास, और एक एक्सिस दिया गया है जो कि आपके पास इसके डायगोनल के क्या है आपके पास पैरेलल है और इसी के प्लेन में है आपके पास। तो आपको और बोला है कि इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करवाया जाता है, तो आपसे पूछा कि आपके पास इसका आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है जी, तो एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है, तो उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो एल इक्वल टू कितना आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट आपको क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करें आपके पास, सर ये एम वाला मास तो जो आपके पास इसी एक्सिस पर है तो आपके पास इसका तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इनकी बात करें तो आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपके पास इस मास की बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपके पास डायगोनल की लेंथ के इक्वल, और डायगोनल अगर आपके पास यहाँ पर साइड दी हुई आपके पास स्क्वायर की एल, तो ये साइड आपके पास ये लेंथ आ जाएगी आपके पास √2l। इसकी बात करें तो आपके पास ये सर आपके पास लेंथ जो होगी आपके पास डायगोनल की हाफ होगी, और वो कितनी आएगी आपके पास √2l/2 मतलब l/√2। और इसकी भी जो अगर अपन बात करें तो ये जो लेंथ आएगी वो आएगी आपके पास l/√2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे आपके पास इस पार्टिकल के लिए लिखो तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल के लिए और इस पार्टिकल के लिए सेम होगा, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं 2m इंटू एल अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस आपके पास m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास √2l का स्क्वायर। तो यहां से i आ जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास m l स्क्वायर प्लस आपके पास 2 ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई आपके पास 3 ml स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ गया आई ओमेगा, आई की वैल्यू आपके पास आ गई तो 3 ml स्क्वायर ओमेगा, ये आपके पास आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास एक आरसी सर्किट है आपके पास, और आपके पास अब जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर चेंज कर रहे हो, पहले दिया कि पहले 5 माइक्रोसेकंड के लिए आपके पास 5 वोल्टेज है, देन आपके पास क्या करते हो 0 कर देते, मतलब आपके पास पहले चार्ज हो रहा था देन डिस्चार्ज होगा, एंड देन अगले 5 माइक्रोसेकंड्स के लिए क्या कर रहा है आपके पास फिर से चार्ज कर रहे हो। तो आपसे पूछा कि जो कैपेसिटी का क्रॉस जो पोटेंशियल होगा आपके पास उसका टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा वो ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं सर्किट का आपके पास टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, टाउ इक्वल टू RC। आर आपको दिया 1 किलो मतलब 10⁻³ इंटू सी दिया आपके पास 10 नैनोफेरेड मतलब 10⁻⁻9 इक्वल टू आपके पास आ गया ये और 10⁴ और 10⁻⁻5। ठीक है जी, अब आपके पास t इक्वल टू 0 टू आपके पास t इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड की बात करें तो क्या हो रहा है आपके पास चार्ज हो रहा है, आपके पास कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है तो आपके पास जो पोटेंशियल का अपन बात करें तो v इक्वल टू V0 आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर 5 वोल्टेज आएगा इंटू 1 माइनस e⁻t अपॉन टाउ की वैल्यू आपके पास कितनी है आपके पास 10⁻⁻ आपके पास -5। ठीक है जी,
तो t इक्वल टू 0 पर देखोगे तो आपके पास t इक्वल टू 0 रखोगे, आपके पास जो पोटेंशियल आएगा आपके पास कितना आएगा 0। देन धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आपके पास t इक्वल टू आपके पास 5 माइक्रोसेकंड की बात करें, एट t इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड की बात करें तो v इक्वल टू आपके पास आएगा 5 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 माइक्रोसेकंड रखेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये आ गया आपके पास v इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 आपके पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी वो 1.96 वोल्ट के आसपास, जिसको लगभग अपन मान लेते हैं 2 वोल्ट के आसपास। मतलब कि आपके पास पोटेंशियल पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा आपके पास पहले 5 माइक्रोसेकंड्स के लिए। अब आपके पास t इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड टू आपके पास t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड की बात करें तो आपके पास क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगाएं तो v इक्वल टू आपके पास अब पोटेंशियल कितना है आपके पास 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू आपके पास निकाल चुके हैं 10 टू द पावर माइनस 5। अब अगले 5 माइक्रोसेकंड बाद आपके पास कैपेसिटर क्या कर रहा है, फिर से चार्ज हो रहा है आपके पास। तो आपके पास उन जो आपके पास t इक्वल टू 5 से लेके 10 माइक्रोसेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना हुआ, 5 माइक्रोसेकंड। तो 5 माइक्रोसेकंड तक आपके पास जब डिस्चार्ज हुआ तो तब आपके पास कितना हो गया, आपके पास एट t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड जब टाइम हुआ है टोटल टाइम, लेकिन डिस्चार्ज कितने टाइम के लिए और आपके पास 5 माइक्रोसेकंड के लिए। तो आपके पास क्या लिखोगे, आपके पास t इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड डालेंगे आपके पास तो 2 इंटू ई टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहां से जो v आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 2 इंटू ई टू द पावर माइनस आपके पास 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग जो आएगा आपके पास वो आएगा 1.21 वोल्ट। मतलब कि आपके पास पहले आपके पास बात करें तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा, देन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा 1.21 वोल्टेज। फिर अगले आपके पास t इक्वल टू आपके पास t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड्स टू आपके पास t इक्वल टू 15 माइक्रोसेकंड की बात करें तो फिर क्या होगा आपके पास, वो आपने 5 वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब आपके पास चार्ज भी हो रहा होगा आपके पास और उसके साथ साथ आपके पास क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज भी हो रहा होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जब आपके पास इक्वेशन दोनों लगाएंगे तो जो v आएगा आपके पास, v आएगा आपके पास 5 माइनस आपके पास आएगा 3 पॉइंट आपके पास 79 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आपके पास 10 टू द पावर माइनस 5। तो फिर से जब आपके पास आप यहाँ पर वापस t इक्वल टू 10 तो आपके पास 15 माइक्रोसेकंड में आपके पास टाइम इंटरवल हुआ 5 माइक्रोसेकंड, तो 5 माइक्रोसेकंड यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास t इक्वल टू 15 माइक्रोसेकंड, लेकिन रखेंगे यहाँ 5 माइक्रोसेकंड क्योंकि अपन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो v आएगा आपके पास 5 माइनस 3.79 इंटू ई टू द पावर माइनस आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो v आएगा वो लगभग आ गया आपके पास अबाउट आएगा 2.79 वोल्ट आपके पास। ठीक है जी। तो फिर से आपके पास क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा। तो इन सब में आपके पास चारों ऑप्शन में अप्रोप्रिएट देखेंगे तो आपके पास जो आपको एक ही ऑप्शन लग रहा होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 या डी। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन है एंड देन आपके पास एक प्रोटॉन है, और आपके पास दिया है कि इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास सबकी सेम है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा कि आपके पास रिलेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मुझे पता है कि लैम्डा की बात करें तो वो तो आपके पास h अपॉन पी, जिसको लिखा जा सकता है आपके पास h अपॉन 2 इंटू मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। मुझे दिया है काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो आपके पास जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। आपको दिए गए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, एक आपके पास डबली आयनाइज्ड आपके पास हीलियम आयन है एंड देन आपके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है जी। तो अगर अपन बात करें तो आपके पास मास हीलियम आयन का सबसे ज्यादा होगा, आपके पास मास ऑफ हीलियम डबल आयन आपके पास उसका ज्यादा होगा, देन आपके पास प्रोटॉन का मास होगा एंड देन आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी, देन आपके पास वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, देन आपके पास वेवलेंथ ऑफ हीलियम आयन। ओके, तो ये होगा आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया आपके पास एक क्लॉक है आपके पास, उसका जो आपके पास सेकंड हैंड है उसकी लेंथ 0.1 मीटर दी है, और आपसे पूछा है कि उस सेकंड हैंड की टिप का आपके पास क्या बताना, आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है जी। तो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें आपके पास उस क्लॉक के लिए आपके पास, तो आपके पास ये कोई क्लॉक थी आपके पास, और उस क्लॉक का ये क्या है सेकंड हैंड, और आपके पास इसकी लेंथ 0.1 मीटर दी गई है,
और ये टिप है आपके पास। इस टिप का क्या बताना आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। मुझे बताएं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है आपके पास। यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की बात करें तो खाली आपके पास कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो आपके पास यहाँ सीधा सीधा क्या करें, आपके पास अगर अपन ओमेगा निकालें, इसका आपके पास एंगुलर स्पीड निकाले तो वो क्या लिखोगे सर, 2π/t। और आपके पास जो टाइम पीरियड होता है आपके पास इस सेकंड हैंड का आपके पास पूरा घूम के यहाँ आने में 60 सेकंड लगते हैं। तो 2π आपके पास 60, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा π/30 आपके पास कितना, रेडियन पर सेकेंड। आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, मुझे पता है कि यहाँ खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपके पास वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन आपके पास 30 का स्क्वायर करोगे 900 इंटू आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1। यहाँ पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पूछा कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। अगर अपन बात करें आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपके पास पाई स्क्वायर का अगर अपन 10 ले तो आपके पास 10 इंटू 0.1 1 आपको हो जाएगा, और 900 का आप अप्रोक्सीमेटली 1000 लें तो आपके पास जो इसका ऑर्डर होगा वो 10⁻³ आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक n इक्वल टू आपके पास 1 आपके पास मोल दिया हुआ है आपके पास गैस के, ठीक है जी। एंड देन आपको दिया है आपके पास द टोटल एनर्जी U जो आपके पास ऑफ अ मोल इज दिस गैस, एंड द वैल्यू ऑफ गामा आपको दी गई आपके पास जो कि Cp/Cv से डिनोट की जाती है। एंड देन पूछा रेस्पेक्टिवली, देन आपको 4 ऑप्शंस दिए और 4 ऑप्शंस पूछा कि इंटरनल एनर्जी दी और अब गामा दिया, आपको सही कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है जी। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। आपके पास पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है U इक्वल टू आपको दिया है 5/2RT एंड गामा आपको दिया आपके पास 7/5, ठीक है जी। अगर अपन बात करें इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 nRT। एफ एन की वैल्यू आपको 1 मोल दिया आपके पास कितना, F/2RT, ठीक है जी। और गामा होता है आपके पास 1 + 2/f, एफ आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है जी। तो अगर अपन बात करें आपके पास गामा की वैल्यू अगर आप 7/5 रखोगे तो आपके पास 1 + 2/f आएगा। यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आपके पास सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 2/5 हो जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, f की वैल्यू 5 आएगी। जब f की वैल्यू 5 है तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, F/2RT, तो 5/2RT। मतलब कि ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। जब गामा की वैल्यू 7/5 होगी तो आपके पास वो इंटरनल एनर्जी 5/2RT द्वारा लिखी जाएगी फॉर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक Q1 चार्ज है जो कि A पर रखा है, Q2 चार्ज है B पर रखा है, और आपके पास ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको दिया है कि E पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास इस हाइपोटेनस AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। देन आपसे पूछा कि Q1/Q2 आपके पास आपको फाइंड करना है कि Q1/Q2 आपके पास कितना होगा, ठीक है जी। और आपको दिया गया कि ये वाली डिस्टेंस है वो x1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो x2 है, ये वाली साइड x2 है और ये वाली साइड x1 है। तो अगर अपन बात करें आपके पास इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सर इधर की तरफ होगा और वो E1 होगा, और इसकी तरफ इसके कारण अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और वो E2 होगा, ठीक है जी। और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया यहाँ कहीं आपके पास ये E नेट हो गया, E नेट हो गया। और आपको दिया है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज के क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है जी। मैंने मान लिया ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा हुआ तो ये आपके पास फिर से कितना हुआ, 90 - थीटा। ये एंगल 90 - थीटा, ये 90 थी, ये एंगल फिर से कितना हुआ, थीटा। अब अगर अपन बात करें E1 की वैल्यू, अगर अपन लिखें E1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कि Q1 अपॉन आपके पास डिस्टेंस कितनी, x1 स्क्वायर, एंड E2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो वो आएगा आपके पास K Q2 अपॉन आपके पास x2 स्क्वायर, ठीक है जी। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें आपके पास, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास E1 को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो E1/E2, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आई आपके पास कितनी, यहाँ से E1/E2 इक्वल इस ट्राइंगल से आपके पास OAB से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आएगी x2/x1, तो x2/x1। E1 और E2 की वैल्यू यहां से रख सकते हैं आपके पास, E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास E1 की वैल्यू रखेंगे तो K से K कट जाएगा, Q1/x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2/x2 स्क्वायर करेंगे तो x2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x2 स्क्वायर अपॉन आपके पास Q2 इक्वल टू आपके पास बचा x2/x1। तो यहां से आपके पास x1 एक कैंसिल हो गया, यहां से भी x2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास Q1/Q2 की जो वैल्यू आई आपके पास, Q1/Q2 की वैल्यू जो आई आपके पास x1 ऊपर चला गया और x2 नीचे आ गया, तो x1/x2 ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके,
यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास स्क्रू गेज है आपके पास, उस पर 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, और आपको दिया गया सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच। पिच आपके पास जो स्मॉल मार्किंग है आपके पास उससे प्रायर टू यूज करने से पहले आपके पास जो है सर्कुलर स्केल 4 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी क्या है आगे। मतलब एक बात तो मुझे पता चल गई, आपके पास यहाँ जो एरर होगी आपके पास वो कैसी होगी, आपके पास पॉजिटिव एरर होगी। ठीक है जी, अगर जीरो एरर की बात करेंगे तो कैसी होगी, आपके पास जीरो जो आपके पास एरर है वो आपके पास होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए के पास अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल। पिच स्केल पर आपके पास 0.5 mm का क्या हुआ आपके पास आगे की तरफ बढ़ जाता है एक पूरा रोटेशन करने पर। तो फिर से पूछा आपके पास नेचर ऑफ जीरो एरर, जो कि अपन बता ही चुके हैं आपके पास सर पॉजिटिव होगी। देन आपसे पूछा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट की अगर अपन बात करें आपके पास लिस्ट काउंट होता है आपके पास सर पिच, आपके पास जो होता है आपके पास पिच अपॉन आपके पास क्या है आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर आपके पास सर्कुलर स्केल। पिच की बात करें आपके पास लिस्ट काउंट के लिए अगर अपन देखें तो पिच की बात करें तो आपको दिया गया आपके पास बात करें तो 0.5 mm एक आपके पास 0.5 mm की पिच है, मतलब कि आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे मूव कर जाता है 0.5 mm। नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो आपको दिया हुआ है 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिस्ट काउंट हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0.5 mm आपके पास 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 50। इसको एक जीरो हटाए, यहाँ 500 हो गया, 5 से 5 चला गया तो आपके पास यहाँ 10⁻⁵ बचा, या फिर बात कर लें आपके पास 10⁻⁵ आपके पास मीटर बचा। और आपके पास लिस्ट काउंट को अगर आप माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो 10 आपके पास हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। तो ये आंसर होगा लिस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर। आपके पास जो जीरो एरर होगी आपके पास वो क्या होगी पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो डिवीजन है वो आपके पास ऑलरेडी क्या है 4 यूनिट्स अहेड है। ओके, यहाँ पर आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया गया आपके पास Q, आपके पास चार्ज है उसका मास m है, वो आपके पास वेलोसिटी माइनस वी आई कैप आपके पास v0 के इक्वल नहीं है, आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। और एक आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है प्लेस्ड आपके पास YZ प्लेन आपके क्या रखी है एक स्क्रीन प्लेस कर रखी है आपके पास, और आपके पास डिस्टेंस डी है। आपसे पूछे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट की पॉजिटिव z डायरेक्शन में। देन आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन, आपके पास स्क्रीन को नहीं हिट करना चाहिए। मान लिया आपके पास ये स्क्रीन थी आपके पास, और आपके पास यहाँ से जो डिस्टेंस है आपके पास जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है आपके पास, चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है आपके पास इधर की तरफ आ रहा है आपके पास, और इसका मास m है और इसका चार्ज q है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और ये जो डिस्टेंस क्या है आपके पास d है। मुझे पता है कि आपके पास ये क्या करेगा सर्कुलर पाथ लेगा। आपके पास जो b वेक्टर दे रखा है आपके पास b वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास वो दे रखी है v नॉट k क्या मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव z डायरेक्शन आपके पास v वेक्टर इधर की तरफ आपके पास इधर v वेक्टर की बात करें तो आपके पास दिया रखा है आपके पास v आपके पास माइनस v आई कैप। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। तो अगर अपन बात करें तो इस पर फोर्स निकालेंगे आपके पास, तो आपको पता है आपके पास Q v क्रॉस b से करेंगे तो आपके पास v क्रॉस b करोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और क्या करेगा सर्कुलर पाथ लेगा। और आपके पास अगर सर्कुलर पाथ लेगा और इस स्क्रीन को हिट नहीं करना है तो मुझे डेफिनेटली पता है कि जो आपके पास रेडियस जो आपके पास इस जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस की वैल्यू आपके पास वो d से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो रेडियस आपके पास क्या होती है सर मुझे पता है कि जब आपके पास v वेक्टर और b वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तब आपके पास रेडियस जो आती है आपके पास वो आती है mv अपॉन qb, आपके पास उसकी वैल्यू लेस देन आपके पास क्या होनी चाहिए d होनी चाहिए। तो आपके पास v मिनिमम पूछा है तो v की वैल्यू जो आपके पास मिनिमम इतनी होनी चाहिए, आपके पास v की वैल्यू आपके पास कितनी सर qb d अपॉन आपके पास qb d अपॉन आपके पास कितना आपके पास m। तो v की अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी तो मिनिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी qb d अपॉन आपके पास m, ये आंसर हो जाएगा। और b आपको दिया है, b का मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपके पास b नॉट दिया हुआ आपके पास तो qb नॉट d डिवाइडेड बाई m। तो आपके पास मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए तब आपके पास क्या होगा ये स्क्रीन को हिट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। आपके इस क्वेश्चन में आपके पास P एंड Q आपको दो कोहेरेंट सोर्सेज दिए गए हैं और आपके पास इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर दी गई है, और आपके पास जो इनसे जो वेव्स निकल रही हैं आपके पास उनकी जो वेवलेंथ है आपके पास जो रेडिएशंस निकल रही है उनकी वेवलेंथ आपको दी है 20 मीटर। और आपको दिया है कि जो P है वो ऑलरेडी Q से आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, मतलब P ऑलरेडी आपके पास फेज में Q से π/2 आगे 90 डिग्री आगे। देन आपको दिया है कि आपके पास पॉइंट A पॉइंट B और पॉइंट C आपके पास PQ के मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है आपके पास।
देन आपसे पूछा इंटेंसिटी एट ए और इंटेंसिटी एट बी एंड इंटेंसिटी एट सी का क्या बताना आपको रेशियो। ठीक है जी। तो पॉइंट ए के लिए अगर अपन बात करें, 4 आपके पास ए के लिए अगर अपन लिखें तो ए पर बात करें आपके पास, तो ए पर यहां से जो आपके पास क्यू से भी वेव आ रही होगी और पी से भी वेव आ रही होगी, तो आपके पास क्यू वाली वेव और पी वाली जो वेव आएगी इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा आपके पास। अगर अपन बात पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस सिंपली आएगा सर आपके पास ये वाली वेव इतना चली, ये वाली वेव इतना चली, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर। क्यू वाली वेव पहले पहुंची होगी तो आपके पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस आया, तो फेज डिफरेंस जो आया आपके पास, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस अगर अपन बात करें तो वो कितना आएगा, सीधा सीधा सर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी 5 और लैम्डा की वैल्यू कितनी 20। आप रखेंगे आपके पास 2 पाई बाई आपके पास 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2। मतलब कि Q से जो वेव आ रही है आपके पास, वो P से जो वेव आ रही है उससे Q आपके पास कितना आ गया ऑलरेडी फेज में पाई बाई 2। और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो P है वो आपके पास Q से फेज में कितना आ गया पाई बाई 2। तो आपके पास नेट जो आपके पास हुआ यहाँ पर, अगर अपन बात करें आपके पास नेट, अगर आपके पास फेज डिफरेंस की बात करें, आपके पास नेट फेज डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस के कारण पाई बाई 2 क्यू आगे है और आपके पास यहाँ पर पी ऑलरेडी आपके पास पाई बाई 2 आगे है क्यू से, तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जो कि कितना 0। फेज डिफरेंस 0 आ गया तो आपके पास इंटेंसिटी एट आपको ए अगर लिखना है तो इंटेंसिटी एट ए क्या लिखोगे सर, अगर आपके पास इनकी इंटेंसिटी भी मैंने आई मान ली, इसके कारण भी आई मान ली, तो आपके पास लिखते हैं आपके पास 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई, जहां आपके पास फेज डिफरेंस है बाई 2, डेल्टा फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो इंटेंसिटी एट ए आ जाएगी आपके पास 4i। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटेंसिटी एट बी। इंटेंसिटी आपके पास 4 आपके पास बी के लिए लिखें, तो बी की बात करें तो सर आपके पास क्यू से जो वेव यहां पर पहुंच रही है, पी से वेव यहां पर पहुंच रही है, तो आपके पास ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है 0। पाथ डिफरेंस 0 है आपके पास, मतलब इसके कारण फेज डिफरेंस भी कितना आएगा 0। लेकिन आपको दिया है कि P ऑलरेडी Q से आगे कितना है फेज में, आपके पास पहले से पाई बाई 2 आगे है, मतलब यहां अगर आपके पास नेट फेज डिफरेंस देखेंगे, आपके पास नेट फेज डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा पाई बाई 2। जब आपके पास नेट फेज डिफरेंस दिखेंगे तो इंटेंसिटी आपके पास 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 करेंगे आपके पास, तो पाई बाई 2 रखेंगे आपके पास, फेज डिफरेंस आपके पास पाई बाई 2 रखेंगे, तो इंटेंसिटी एट बी आपके पास आप लिखोगे आपके पास तो कितना आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 के कारण आपके पास यहां पर आपके पास आ गया 4i cos स्क्वायर, आपके पास कितना हो गया आपके पास डेल्टा 5 की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, तो आपके पास ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है जी, तो इंटेंसिटी एट बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, आपके पास ये आ गया 2i इंटेंसिटी एट बी। अब आपके पास फॉर पॉइंट सी की अगर अपन बात करें, सी की बात करें तो सर पी से वेव आपके पास पहले पहुंच रही होगी और क्यू से बाद में पहुंच रही होगी, तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, पाथ डिफरेंस की बात करें तो यहां पर भी आपके पास कितना है 5 मीटर। और आपके पास जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो वो कितना आएगा आपके पास सर, आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स करोगे तो वो भी आपके पास कितना आएगा, सीधा सीधा 5 मीटर का आपके पास कितना आएगा पाई बाई 2 रेडियन। मतलब कि यहां पर जो P है आपके पास वो पाथ डिफरेंस में ऑलरेडी Q से जो अगर फेज की बात करें तो वो पाई बाई 2 आगे है, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि P वो ऑलरेडी आपके पास Q से फेज में कितना आगे पाई बाई 2 आगे, तो नेट फेज डिफरेंस कितना हो गया, नेट फेज डिफरेंस जो हुआ आपके पास, नेट फेज डिफरेंस हुआ आपके पास पाई बाई 2 आपके पास पाथ डिफरेंस के कारण, और ये पाई बाई 2 ऑलरेडी आगे था तो पाई। तो आपके पास इंटेंसिटी एट आपके पास पॉइंट सी लिखना है, तो पाई की यहां रख दें आपके पास इंटेंसिटी आपके पास, तो पाई रखेंगे आपके पास, तो 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, यहां पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 0, तो इंटेंसिटी एट सी कितना 0। तो अगर आपको रेशियो लेना था इंटेंसिटी एट ए, इंटेंसिटी एट बी, इंटेंसिटी एट सी का जो रेशियो लोगे, ए पर इंटेंसिटी आपके पास 4i, आपके पास इंटेंसिटी एट बी की बात करें तो आपके पास 2i, और आपके पास इंटेंसिटी एट सी की बात करें तो आपके पास 0, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 2:1:0, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपका इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय U equal to A upon R to the power 6 plus B upon R to the power 12, then equilibrium separation between molecules and the potential energy। ठीक है जी, तो आपके पास U equal to given है, U equal to A upon
आर टू द पावर 6 आपके पास प्लस बी अपॉन आर टू द पावर 12 और आपके पास यहाँ दिया हुआ आपके पास माइनस। तो आपसे पूछा है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी आपके पास, और तब आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन एंड देन आपके पास आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पता है कि फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स को लिखा जाता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो आपके पास डिफ्रेंशिएशन करोगे माइनस आपके पास ए आपने बाहर ले लिया, आपके पास इधर की तरफ आया आर टू द पावर माइनस 6 का आपके पास डिफ्रेंशिएशन माइनस 6 अपॉन आपके पास आर टू द पावर माइनस 7, तो नीचे आ गया आर टू द पावर 7 आपके पास माइनस आपने यहाँ आपके पास प्लस आपके पास बी आर टू द पावर माइनस 12 का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस 12 अपॉन आर टू द पावर 13। तो आपके पास यहाँ से फोर्स की इक्वेशन आ गई आपके पास 6a अपॉन आर टू द पावर 7 माइनस 12b अपॉन आर टू द पावर आपके पास 13। अब आपको पूछा इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है कि अगर अपने इक्विलिब्रियम की बात करें एट इक्विलिब्रियम, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब आपके पास f कितना होगा 0। f को 0 पुट करेंगे आपके पास यहाँ से, तो आपके पास आएगा 6a अपॉन आर टू द पावर 7 माइनस 12b अपॉन आर टू द पावर 6 आपके पास आर टू द पावर 13 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 6 अपॉन आपके पास आर टू द पावर 7, अंदर बचा आपके पास a माइनस 2b अपॉन आर टू द पावर आपके पास 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास, तो r की वैल्यू आएगी आपके पास 2b अपॉन a की पावर 1/6। तो उस इंस्टेंट पर आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन 2b अपॉन a टू द पावर 1/6 होगा। उस इंस्टेंट आपके पास जब सेपरेशन ये है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपके पास u एट r इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2b अपॉन a टू द पावर 1/6 इक्वल टू, तो 2b अपॉन आपके r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आपके पास, तो माइनस a अपॉन r टू द पावर 6 रखोगे आपके पास ये हो जाएगा 2b अपॉन a प्लस b अपॉन r टू द पावर 12, मतलब आपके पास ये हो जाएगा 2b अपॉन a टू द पावर आपके पास 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास a ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास माइनस a स्क्वायर बाई आपके पास 2b प्लस आपके पास यहाँ बचेगा आपके पास a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक b से b कट जाएगा और 4 बचेगा आपके पास, तो इधर बचेगा a स्क्वायर अपॉन 4b। तो जब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन 4b। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और उस इंस्टेंट पर जब इक्विलिब्रियम होगा तो सेपरेशन r इक्वल टू 2b अपॉन a टू द पावर 1/6 होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक गेट्स दे रखे हैं और आपके पास यहाँ दो इनपुट हैं a एंड b, और आपको आउटपुट y के बारे में पूछा और इनपुट सिग्नल्स a और b कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है यहाँ पर आपके पास कि आपके पास आउटपुट सिग्नल y क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये नॉट गेट है, ये भी आपके पास नॉट गेट है, तो यहाँ a इनपुट दोगे तो यहाँ इनपुट आएगा आपके पास, यहाँ बाहर आएगा आपके पास a बार, यहाँ आएगा आपके पास b बार। यहाँ बात करें तो ये आपके पास एंड गेट है और उसके आगे नॉट लगाओ तो ये नैंड गेट है, मतलब कि यहाँ पर अगर अपन y की बात करें तो y जो आएगा आपके पास वो आएगा a बार b बार का आपके पास पूरा बार। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास a बार b बार आपके पास क्रैमर रूल से सॉल्व करते हो आपके पास इसका आएगा a बार का बार प्लस b बार का बार। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये a आपके पास और b है, तो आपके पास क्या आ गया, ये a और b आ गया आपके पास, सीधा सीधा आपके पास ये और गेट की कहानी हो गई। ठीक है जी, अब इनपुट सिग्नल्स की बात करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक देखें तो आपके पास यहाँ इनपुट आपके पास 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ इनपुट 1 है, यहाँ इनपुट आपके पास 0 है, यहाँ इनपुट 0 है, यहाँ इनपुट आपके पास 1 है, यहाँ इनपुट 0 है, देन अगेन आपके पास यहाँ इनपुट 1 है। यहाँ पर बात करें तो आपके पास सर यहाँ इनपुट 1 है आपके पास, यहाँ भी इनपुट 1 है, यहाँ भी इनपुट 1 है, यहाँ इनपुट 0 है, यहाँ इनपुट 1 है, यहाँ इनपुट 1 है, यहाँ इनपुट आपके पास जो अगर अपन बात करें सिग्नल बी की बात करें तो आपके पास 0 है, और यहाँ पर भी आपके पास 0 और यहाँ अगेन आपके पास 1 है। और यहाँ पर आपको y इक्वल टू आपको पता है कि आपके पास a और b है आपके पास, तो यहाँ आपको आउटपुट बनाना है। ठीक है जी, जब आपके पास हमें पता है कि आपके पास a और b होता तो आपके पास अगर दोनों इनपुट में से अगर आपके पास कोई भी 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 होगा। ठीक है जी, और आउटपुट 0 होने के लिए दोनों का क्या होना जरूरी है, 0। तो यहाँ इनपुट आपके पास a और b की बात करें तो 0 और 1 आपके पास 1 होता है, 0 और 1 आपके पास 1 होता है, और 1 और 1 आपके पास 1 होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास जो आउटपुट रहेगा y का वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1।
यहाँ देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो है आपके पास, यहाँ भी जीरो है आपके पास, तो जीरो और जीरो आपके पास जीरो होता है, तो यहाँ आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है जी। अगला देखें तो जीरो और आपके पास वन है तो आपके पास आउटपुट वन हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखें तो वन और वन है आपके पास, ये भी आपके पास वन हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसके बाद देखें तो जीरो और जीरो आपके पास सर जीरो हो जाएगा, ये वन और ये जीरो आपके पास। ठीक है जी। अगला जीरो और वन है आपके पास, ये आपके पास वन हो जाएगा। अगला आपके पास देखें तो यहाँ वन है और यहाँ जीरो, तो आपके पास वन हो जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट सिग्नल कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपके पास लिथियम है और आपके पास वो एक प्रोटॉन को कैप्चर करके आपके पास हीलियम में कन्वर्ट होता है। और देन आपसे पूछा कि इस रिएक्शन में आपके पास अगर 20 ग्राम्स ऑफ लिथियम यूज किया गया है, देन आपसे पूछा कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, कितनी आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, और वो भी आपके पास किलोवाट पर आवर में देना, और आपको दिया मास ऑफ न्यूक्लियन आपके पास 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब बात करते हैं आपके पास कि आपके पास रिएक्शन की बात करते हैं। आपके पास सर लिथियम की बात करें तो ये लिथियम आपके पास 3Li7, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को कैप्चर किया और आपके पास कन्वर्ट हो गया आपके पास 2He4 में, और आपको बताया कि हीलियम के आपके पास कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर न्यूक्लियस की बात करें कितने बनेंगे, 2। ठीक है जी, 2 आपके पास हीलियम न्यूक्लियस होंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करें तो आपके पास इस एक रिएक्शन में आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसकी अगर अपन बात करें तो उससे पहले अगर अपन मास डिफेक्ट निकालें तो डेल्टा एम कितना आएगा यहाँ पर, सर डेल्टा एम आएगा आपके पास मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ आपके पास मास ऑफ आपके पास रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास आपके पास रिएक्टेंट कितना है आपके पास, डेल्टा एम आपके पास जो लिथियम की बात करें तो आपके पास लिथियम का जो आपके पास दे रखा है डेटा आपको दे रखा है 7.0160, तो आपके पास 7.0160 प्लस मास ऑफ 1H1 मतलब जो प्रोटॉन है आपके पास उसका दे रखा है आपको 1.0079, ये सारे के सारे एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है आपको। और माइनस अगर अपन बात करें आपके पास -2 टाइम्स आपके पास मास ऑफ 2He4 जो कि आपको दे रखा है आपके पास 4.0026। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा एम जो आएगा आपके पास आएगा वो आएगा 0.0187 आपके पास AMU बोलते हैं या एटॉमिक मास यूनिट यू बोलते हैं। ठीक है जी। यहां पर आपके पास लिथियम 1 लिथियम यूज हुआ है इस पूरी रिएक्शन में, उससे आपके पास डेल्टा एम इतना है। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई आपके पास, ठीक है जी, एनर्जी रिलीज्ड इन 1 रिएक्शन। यहां एनर्जी जो रिलीज हुई उसकी बात करें तो आपके पास कितनी रिलीज हुई, वही आपके पास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसमें आपके पास लिथियम कितना यूज हुआ, 1 लिथियम। ठीक है जी। तो आपके पास 1 लिथियम का मास कितना, इतना है, देखें ध्यान से, तो 0. आपके पास 7.0160 यूनिट ऑफ लिथियम से जो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 आपके पास जो लिथियम है, इतना मास है लिथियम का, जो कितनी रिलीज हुई आपके पास डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो करेंगे तो आपके पास कितना 0.0187, या फिर आप सीधा सीधा डेल्टा एम ही लिख लें यहाँ पर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी। ओके, ये जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट आपके पास ग्राम्स में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है जी। तो यहां से आपके पास अगर अपन बात करें आपके पास तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम आपके पास 3Li7 से जो एनर्जी रिलीज हुई आपके पास, एनर्जी रिलीज्ड वो कितनी हुई आपके पास, सर डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन आपके पास लिथियम, आपके पास लिथियम का मास आपके पास 1 लिथियम का मास आपके पास किस में, आपके पास ग्राम्स में। तो इसको ग्राम्स में लिखोगे तो आपके पास कितना आएगा, मास आप लिख देंगे आपके पास 7.0160 इंटू आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम्स में है आपके पास। यहाँ डेल्टा एम भी आपने किस में आपको कन्वर्ट करना है अभी एनर्जी में। ठीक है जी। तो आपके पास कितना है, 20 ग्राम्स ऑफ लिथियम है आपके पास, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय 20 ग्राम ऑफ Li3Li7 इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो मास ऑफ 1 लिथियम है वो आपके पास 1 गीगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। तो डेल्टा एम की जगह आप रखेंगे, आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 0 पॉइंट आपके पास लिख रखे हैं, आपके पास 0.0187 एटॉमिक मास यूनिट आपके पास, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा आपके पास, इनटू आपके पास सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। अब वहां गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट करें तो गीगा आपके पास 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 10 टू द पावर आपके पास कितना हो गया, -19 आपके पास, डिवाइडेड बाई अगर अपन बात करें आपके पास तो 7.0160 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपके पास -24, ये ग्राम्स में हुआ। ये इतनी रिलीज हुई आपके पास 20 ग्राम से आपके पास की बात करेंगे तो आपके पास मास ऑफ 20 ग्राम से भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम। ये तो आपके पास 1 ग्राम की बात की तो 20 ग्राम से कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे अगर आपके पास ग्राम से ग्राम कट गया और ये सारा आंसर किस में आएगा, जूल में। यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, जो आपके पास अगर अपन बात करें ई की आपके पास या डेल्टा ई की जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जूल में आंसर आएगा 0.05 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 14 जूल। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोवाट आवर में। मुझे पता है कि 1 जूल जो होता है आपके पास वो इक्विवेलेंट होता है आपके पास 2.778 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोवाट। तो 1 जूल वो होता है आपके पास 2.778 इंटू 10 टू द पावर आपके पास -7 किलोवाट आवर। तो आपको जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, आपके पास किलोवाट आवर में। तो आपके पास डेल्टा ई आपके पास आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा इसको इसके यहाँ रख देंगे 1 जूल की जगह, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33, नियर अबाउट 1.33 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट। ये आपके पास आंसर होगा। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन आपकी ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, जहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है आपके पास 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और वो प्लस वाई डायरेक्शन में। देन आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन सच दैट आपके पास इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी। ठीक है जी, ओके। जब अपन बना लेते हैं आपके पास क्या आपको दिया हुआ है, आपके पास ये x मान लिया आपने, ये y मान लिया और आपके पास z होगा। आपको दिया है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास प्लस वाई की डायरेक्शन में, और आपके पास वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है आपके पास 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मैं वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, और इधर की तरफ मूव कर रहा है आपके पास विथ वेलोसिटी जो दी है आपको, वेलोसिटी दी है इलेक्ट्रॉन की 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और आपको दिया है कि इस पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से लगाया जाता है, आपके पास आपने मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अप्लाई किया है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस से मूव करे, आपके पास इसी वेलोसिटी से मूव करता रहे। मतलब कि आपके पास कोई डिफ्लेक्शन ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो तो सीधी सी बात है आपके पास जिस डायरेक्शन में आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसके ऑपोजिट क्या लगना चाहिए आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई की तरफ है तो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, माइनस वाई की तरफ। तो एक बात तो पता चल गई कि अगर आपके पास इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगना है, मैग्नेटिक फोर्स लगना है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास सर इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन आपके पास सर, एफ एम की जो डायरेक्शन होगी आपके पास, डायरेक्शन ऑफ एफ एम आपके पास कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास, प्लस वाई होनी चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ एफ एम जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है आपके पास प्लस वाई होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि अगर आपके पास टू मूव आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को इसी वेलोसिटी से चलना है तो आपके पास एफ एम की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ई के। डायरेक्शन तो मुझे पता है क्या उल्टी है, आपके पास एक दूसरे के अपोजिट है। एफ एम की बात करें तो बस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी आपने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया तो आपके पास उसमें कितना फोर्स लगेगा सर, क्यू वी क्रॉस बी से पूछा अपन ने, तो क्यू वी भी तो ई वी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा आपके पास सर, ई इंटू ई। तो यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी का, ई से ई कैंसिल हो गया आपके पास, ई अपॉन आपके पास वी। ई की वैल्यू देखिए आपने 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, और आपके पास वी की वैल्यू आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 6। तो बी की वैल्यू जो आ गई आपके पास 3/6 1/2 इंटू 10 टू द पावर आपके पास -2। आपके पास बी की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितनी आ गई 5
इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें आपके पास, जो आपके पास सर वेलोसिटी जो है आपके पास इधर प्लस x की तरफ है, ठीक है जी। आपके पास जो वेलोसिटी की है आपके पास, वो अगर अपन बात करें तो सर वो आपके पास v i कैफ है, ठीक है जी। आपके पास जो एफ एम की आपके पास डायरेक्शन है वो इस तरह से आपके पास होनी चाहिए कि जो एफ आपके पास एफ एम आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में, ठीक है जी। और क्यू वी क्रॉस बी आपके पास एफ एम होता है। एफ एम की बात करें तो वो होता है आपके पास कितना, क्यू वी क्रॉस बी। मतलब कि अगर आपके पास क्यू पॉजिटिवली चार्ज होता तो आपके पास एफ एम की डायरेक्शन वी क्रॉस बी से दी जाएगी। अगर क्यू आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता तो आपके पास वी क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, एफ एम। तो अगर अपन यहाँ पर v क्रॉस b करें, देखिए ध्यान से आपके पास, अगर अपन यहाँ पर जो b की बात करें सर, या तो वो प्लस z डायरेक्शन होगा या माइनस z डायरेक्शन में, ठीक है जी। तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आएगा। अब इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, मतलब v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अगर अपन v की इस डायरेक्शन राइट हैंड से अगर अपन बात करें, अगर अपन v क्रॉस b की बात करें, अगर आपने आपके पास b को आप प्लस आपके पास नेगेटिव z माने, अगर अपन v को नेगेटिव z की तरफ माने तो आपके पास नेगेटिव z की तरफ मानोगे तो आपके पास v क्रॉस b करोगे, आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव z की तरफ बात करें तो आपके पास v और क्रॉस b, तो आपके पास ऊपर की तरफ आया v क्रॉस b की डायरेक्शन। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नेगेटिव z डायरेक्शन हुआ तो v क्रॉस b करें तो आपके पास जो फोर्स आया वो आपके पास जो आया आपके पास ऊपर की तरफ आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास माइनस जेड की तरफ तो नहीं हो सकता। अब प्लस जेड की बात करते हैं। प्लस जेड में करें तो आपके पास प्लस जेड की तरफ माने आपके पास, तो अगर अपन बात करें तो v क्रॉस b करें, v क्रॉस b प्लस जेड की तरफ माना आपने मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b डायरेक्शन ऑफ थंब आ रही है आपके पास नेगेटिव y के अलोंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो आपके पास इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास फोर्स। तो फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ b होगी आपके पास, डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर आपके पास विल बी अलोंग आपके पास पॉजिटिव z, ठीक है जी। पॉजिटिव z डायरेक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, ओके। इस क्वेश्चन में आपको दिया है आपके पास एक हेमिस्फीयर है, आपके पास होलो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और उसके अंदर एक इंसेक्ट है जो कि आपके पास बॉटम से चलना स्टार्ट करता है, और जब आपके पास ये चलते चलते यहाँ के आपके पास बॉटम से h हाइट पर आता है, बॉटम से यहाँ h हाइट पर आता है आपके पास, तो क्या हो जाता है, ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। मान लो इंसेक्ट यहाँ पहुंच गया आपके पास, और इंसेक्ट का मास मान लिया आपने m, और ये हाइट दे रखी है आपको h, ठीक है जी। यहाँ पर आता है और बोल रहा है कि यहाँ पर आने के बाद आपके पास क्या हो जाता है, ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ आना आपके पास स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। तब आपसे पूछा कि ये हाइट कितनी होगी, आपको रेडियस दिया r इक्वल टू 1 मीटर, आपको आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है इन दोनों के बीच में, इंसेक्ट और आपके पास हेमिस्फेरिकल सरफेस के बीच में 0.75। तो आपसे पूछा कि h कितना होगा, ठीक है जी। बात करते हैं जब आपके पास यहाँ पर कहीं पर आपके पास ये स्लिप हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपके पास इसके आने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, अलोंग द सरफेस। तो एक बात तो पता चल गई कि आपके पास फ्रिक्शन जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा आपके पास, और वो फ्रिक्शन लगेगा आपके पास, ये फिसलने वाला है, ये स्लिप होने ही वाला है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा सर, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, और वो कितना होगा, म्यू एन, ठीक है जी। यहाँ पर बात करें तो और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सर, फोर्स की बात करें तो यहाँ अगर मास m है तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और आपके पास बात करें तो नॉर्मल इधर की तरफ है आपके पास, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स हो गया आपके पास इधर की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास नॉर्मल फोर्स हो गया, ये बात हो। आपने मान लिया ये एंगल जो आपके पास थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास, थीटा हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो गया, थीटा। तो यहां से mg के कंपोनेंट करोगे, आपके पास mg का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आ गया, mg cos थीटा, और आपके पास इधर की तरफ कंपोनेंट आ गया कितना आपके पास, mg का mg sin थीटा। जब ये फिसल रहा होगा मतलब कि आपके पास mg sin थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा हो गई होगी, f से ज्यादा हो गई डेफिनेटली। और आपके पास यहाँ n किसको, mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, n। तो एक बात तो पता चल गई कि n की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, mg cos थीटा के बारे में, और जब cos थीटा के इक्वल, और जब आपके पास ये फिसलने वाला होगा आपके पास, तब आपके पास mg sin थीटा की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, आपके पास mg sin थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ी हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर लिमिटिंग वैल्यू लेके चलोगे तो mg sin थीटा की वैल्यू जब आपके पास इक्वल होगी f मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन सर, म्यू एन, आपके पास म्यू एन, और आपके पास mg
साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन, म्यू कितना दिया हुआ 0.75 मतलब कि 3/4, एन की वैल्यू कितनी mg cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 3/4, मीन्स आपके पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 37 डिग्री। आपको h निकालना है, ये पूरा r है, इस टाइम आपके पास कहां पर है बॉटम से, तो ये h निकालना आपको, ये इतना h है, ये रेडियस r है, तो आपके पास ये वाली लेंथ आएगी आपके पास कितनी r cos थीटा, ये वाली लेंथ आपके पास r है, तो h की वैल्यू कितनी होगी सर r माइनस r cos थीटा, और आपको r की वैल्यू दे रखी है 1, आपके पास 1 माइनस cos 37 की वैल्यू की अपन बात करें तो 4/5, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 5 माइनस 4 1/5 मीटर इक्वल टू आपके पास 0.20 मीटर। ये होगा आपके पास डिजायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास एक ट्रैक है ऐसे, और उस ट्रैक पर आपके पास एक साउंड सोर्स S मूव कर रहा है, आपके पास इधर की तरफ आपके पास S मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी आपने मान ली हुई, ठीक है जी, ये वेलोसिटी आपके पास सोर्स की, और आपको दिया है कि यहाँ से आपके पास इस ट्रैक से आपके पास कुछ डिस्टेंस पर आपके पास एक ऑब्जर्वर है आपके पास यहाँ पर, और जो कि आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल T मान लो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो सोर्स आपके पास यहाँ से यहाँ मूव कर रहा, साउंड एमिट कर रहा, तो आपसे पूछा कि ऑब्जर्वर को जो आपके पास साउंड सुनाई देगा उसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन क्या होगा आपके पास टाइम के साथ, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं आपके पास, अगर अपन बात करें आपके पास न्यू ऑब्जर्व है, आपके पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको पता है कि अपन लिखेंगे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, ऊपर आपके पास ऑब्जर्वर आता है, ऑब्जर्वर आपके पास यहाँ पर रेस्ट पर है तो ±0 डिवाइडेड आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास, ठीक है जी। अपन बात करें तो आपके पास माइनस, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये इधर की तरफ आ रहा है आपके पास, तो यहाँ लिखेंगे आपके पास ये इधर की तरफ आ रहा है, ज्यादा सुनाने की कोशिश, आपके पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स, लेकिन यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी किसके अलोंग, इनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, तक यहाँ पर बात करेंगे आपके पास इधर की तरफ, मान लो इस इंस्टेंट पर एंगल थीटा था, तो इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी आएगी v cos थीटा। तो आपके पास जो न्यू ऑब्जर्व्ड की अगर अपन बात करें, आपके पास जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू मान लिया आपने, तो इक्वल टू आप लिखोगे स्पीड ऑफ साउंड अपॉन आपके पास स्पीड ऑफ साउंड माइनस आपके पास v cos थीटा आपके पास इनटू आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब बात करते हैं, जैसे जैसे ये सोर्स इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, तो ये एंगल थीटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यहां से यहां तक की बात करें आपके पास फ्रॉम 1 to 2 अगर अपन बात करें 1 to 2 अगर अपन बात करें तो आपके पास इधर की तरफ आएगा, आपके पास जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा ये एंगल क्या आता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, मतलब आपके पास थीटा जब इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी आपके पास, मतलब कि ये जो पूरा जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा है वो क्या होगा, इंक्रीज, मतलब कि आपके पास v साउंड माइनस v cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, मींस आपके पास जो न्यू ऑब्जर्व्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कांस्टेंट तो नहीं रहेगा और डिक्रीज होगा, ठीक है जी, कांस्टेंट नहीं रहेगा और डिक्रीज होगा। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन आपके पास थर्ड एंड सेकंड तो आपके पास चले ही जाते हैं, कि थर्ड में आपके पास कांस्टेंट दिया और सेकंड में आपके पास इंक्रीज दिया, दोनों चले गए। अब आपके पास वापस आता है आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। इसके बाद अगर अपन पॉइंट 2 के बाद अगर अपन यहाँ पर कहीं बात करें तो आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास इधर की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आपके पास यहाँ से दूर जा रहा है, इस लाइन अलोंग की बात करेंगे आपके पास यहाँ से दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज नहीं होगी, मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन जो आपके पास बचा था आपके पास फर्स्ट वो भी चला गया, मतलब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास फोर्थ, जिसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक कम होगी, देन आगे और कम होगी, ठीक है जी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास एक कॉन दिया गया है और आपको दिया है कि आपके पास कॉन की जो रेडियस है वो r है आपके पास, और आपको दिया है कि इसकी जो हाइट है आपके पास वो h हाइट दी गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक h हाइट दी गई। देन आपको दिया है कि आपके पास दिया है कि इफ द इट्स मास इज m, मास m दिया है, हाइट h, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपसे क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायरेक्ट हमें याद होता है आपके पास। और जो ये कॉन दिए गए आपके पास, जो कॉन दिया गया आपके पास आइसक्रीम कॉन दिया गया, मतलब आपके पास होलो कॉन है, ध्यान रखें आपके पास ये कैसा कॉन है, होलो कॉन, और होलो कॉन का आपके पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होता है, डायरेक्ट कितना होता है सर आपके पास mr²/2, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। ओके,
यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक सॉलिड आपके पास स्फीयर है, उसकी डेंसिटी आप मेजर कर रहे हो आपके पास, और आपके पास मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिए गए आपको, वो आपके पास x अपॉन 100% से आपने लिखा, आपके पास ऐसे आपके पास एरर है। देन इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड द डायमीटर, मतलब कि आपके पास मास में जो आपके पास एरर है डेल्टा m अपॉन m वो आपके पास, और आपके पास डेल्टा d अपॉन d, जहां d के आपके पास डायमीटर, डेल्टा m अपॉन m दे रखा है आपके पास 6% आपके पास, और इसको ये दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है आपके पास 1.5 ये दे रखा है आपके पास। ठीक है जी। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज यहाँ लिखोगे तो 6%, और डेल्टा टी आपके पास परसेंटेज की बात करें तो 1.5%। देन आपसे पूछा आपके पास दिया तो देन द वैल्यू ऑफ x इज, और आपके पास ये क्या आपके पास डेंसिटी ऑफ द, मतलब डेंसिटी में ये एरर है। तो अगर अपन डेंसिटी रो की बात करें आपके पास, डेंसिटी को अगर अपन लिखें डेंसिटी रो इक्वल टू लिखते हैं अपन m अपॉन v, जहां v क्या होता है आपके पास वॉल्यूम, m मास। यहाँ से अगर रो लिखे आपके पास, मास को m रहने दिया, डेंसिटी v को, वॉल्यूम को लिखा आपने 4/3 पाई r क्यूब, r नहीं यहाँ पर आपके पास डायमीटर है आपके पास, पाई r की जगह आपने लिखा d/2 का क्यूब। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये ऊपर चला जाएगा 8 आपके पास, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 6m अपॉन आपके पास पाई d क्यूब। अब आपके पास यहाँ पर एरर निकालनी है आपके पास, अगर मैक्सिमम एरर की बात करें तो दोनों तरफ आप क्या करें लॉग ले लें, तो लॉग रो इक्वल टू आपके पास आ गया 6 अपॉन पाई, तो आपको पता है कांस्टेंट आपके पास बाहर आ गया आपके पास, तो यहाँ लॉग आप अगर लिख भी दें तो 6m अपॉन आपके पास कितना पाई डी क्यूब, तो लॉग रो इक्वल टू आपके पास लॉग 6 अपॉन पाई को अलग कर लें आपके पास, भले लॉग 6 अपॉन पाई प्लस लॉग m प्लस लॉग डी क्यूब। तो यहां से आपके पास डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास, अगर पार्ट डिफरेंशिएशन करते हैं आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो लॉग रो का 1 अपॉन रो, तो डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है जी, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर माइनस आएगा, इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा m अपॉन m हो जाएगा आपके पास, माइनस अगर अपन यहाँ देखें तो 3 ऑफ डेल्टा d अपॉन d। लेकिन मुझे इसमें मैक्सिमम एरर चाहिए, मैक्सिमम एरर की बात करें तो आपके पास इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, तो डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d। तो यहां से डेल्टा रो अपॉन रो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो डेल्टा m अपॉन m आपको दे रखा है 6% प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d दे रखा है 1 पॉइंट आपके पास 5%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6, आपके पास 3 इंटू 1.5 करेंगे तो आपके पास 6 एंड 10.5%। आपको दे रखा है इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, x अपॉन 100 के इक्वल, मतलब कि आपके पास 10.5 इक्वल टू आपके पास x अपॉन 100। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1050, ये आपके पास x की वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास 2 बॉडीज है, मास m की आपके पास विद सेम स्पीड से मूव कर रही है बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ प्लेन, आपके पास अलग अलग डायरेक्शन से मूव कर रही है। दे हैव कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन, आपके पास कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन होता है, दे मूव टुगेदर आफ्टर विद अ फाइनल स्पीड व्हिच इज हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड, मतलब हाफ जो इनिशियल स्पीड थी उसकी हाफ हो गई। देन आपसे पूछा देन आपके पास देन द एंगल बिटवीन आपके पास इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉडीज। तो अगर अपन बात करें आपके पास, तो आपने देख लिया आपके पास, मान लो आपको कुछ बॉडी दी गई आपके पास, मान लो आपके पास इधर की तरफ बात करें कि यहाँ पर आपके पास एक बॉडी आ रही, मान लो आपके पास जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है आपके पास और इधर की तरफ आ रही है आपके पास, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मान लिया आपने u। दूसरी बॉडी आपने मान लिया आपके पास इधर की तरफ से आ रही है, उसका मास भी आपने m मान लिया और इसकी स्पीड आपके पास u है। ये एंगल आपने थीटा मान लिया और ये एंगल भी आपने थीटा मान लिया। ठीक है जी। तो अब आपको दिया है कि आपके पास जब कॉलिजन होता है इसमें कंप्लीट इनइलास्टिक कॉलिजन होता है और आपके पास ये क्या करती है मूव करने लग जाती है आपके पास, ये आपके पास मास हो गया, अब आपके पास 2m और आपके पास कितने से मूव करने लग जाती है u/2। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला इधर की तरफ मूव करी, ध्यान से देखें, मान लो मैंने इसको x मान लिया, इधर को y मान लिया। अगर इनिशियल यहाँ पर मुझे पता है कॉलिजन में क्या रहता है आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो आपके पास इस u के अगर आप कंपोनेंट करोगे इधर की तरफ आएगा u cos थीटा और आपके पास इधर की तरफ जाएगा u sin थीटा, इसका भी आपके पास इधर की तरफ जाएगा u cos थीटा और आपके पास इधर की तरफ आपके पास जाएगा u sin थीटा। तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, किसके, मोमेंटम के। तो अगर आपके पास इनिशियल अगर आप मोमेंटम लिखते भी हो आपके पास, अगर अपन p इनिशियल आपके पास लिखें
P इनिशियल अगर आप लिखें पूरे सिस्टम का अगर आप लिखते हो तो आपके पास इसका अगर अपन बात करें तो u cos थीटा u sin थीटा अगर आप लिखोगे तो आपके पास इधर की तरफ आएगा आपके पास u cos थीटा और इधर की तरफ आएगा आपके पास इधर की तरफ आपके पास ये एंगल थीटा, तो आपके पास इधर की तरफ u cos थीटा इधर की तरफ u sin थीटा, तो आप लिखोगे m u cos थीटा i कैप माइनस आपके पास u sin थीटा j कैप। ठीक है जी, इस पहले का लिखा आपने। प्लस अगर अपन बात करेंगे आपके पास प्लस आपके पास लिखेंगे आपके पास किधर की तरफ आपके पास दूसरे पार्टिकल का ये एंगल थीटा, तो आपके पास ये एंगल भी थीटा, तो इधर की तरफ u cos थीटा इधर की तरफ u sin थीटा, तो m आपके पास u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो j कैप वाले हैं आपके पास कट जाएंगे, तो जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा आपके पास, सीधा सीधा 2mu cos थीटा आपके पास i कैप। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, मतलब आपके पास मोमेंटम क्या रहेगा, x डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। ठीक है जी, तो जब फाइनली साथ में चल रहे होंगे तो वो आपके पास x डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। तो आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं आपके पास बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन की बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है आपके पास x डायरेक्शन में 2mu cos थीटा, फाइनली कितना हो गया आपके पास u/2 वेलोसिटी हो चुकी है और कितना हो चुका है आपके पास 2m मास हो चुका है, तो 2m इंटू u/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो m से m कट गया, u से u कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास cos थीटा की वैल्यू आई 1/2, मतलब थीटा आ गया आपके पास 60 डिग्री। लेकिन आपको निकालना है दोनों पार्टिकल्स की स्पीड के बीच में इनिशियल एंगल। यहां से एंगल कितना बना रहा थीटा, यहां से कितना थीटा, तो एंगल कितना आपके पास, तो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटीज वो कितना है आपके पास 2 थीटा, मतलब कि आंसर हो जाएगा आपके पास 120 डिग्रीज। तो ये आपके पास आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है आपके पास कि सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर इज 315 बाई पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी आपको दे रखी है 315 बाई पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। Then the RMS electric field in units of volt per meter associated with the source is close to the nearest integer, और आपको एप्सिलॉन नॉट एंड c की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है आपके पास वो होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट e RMS का स्क्वायर इंटू c। तो यहाँ से आपके पास अगर आपको e RMS की वैल्यू निकालनी है तो e RMS कैन बी रिटन एज आपके पास इंटेंसिटी आपके पास I अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू c। तो यहाँ से ई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी आपके पास, इंटेंसिटी की वैल्यू रखें आपके पास, तो 315 डिवाइडेड बाई आपके पास पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास सी। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया आपके पास। ये आपके पास आ गया 315 इंटू 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आपके पास c की वैल्यू होती है आपके पास 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई आर एम एस इक्वल टू जो आएगा आपके पास 315 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा आपके पास 1260 इंटू 9 इंटू आपके पास 9 से आपके पास 3 से 3 टाइम्स चला गया तो आपके पास इधर 3 बच गया, इंटू आपके पास 10⁻⁴ आपके पास 1 बच गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ गया आपके पास कितना 126 इंटू 3 आपके पास, तो ये आपके पास 126 इंटू 3 इंटू आपके पास 100। तो इसको आगे आपके पास सॉल्व करेंगे तो आरएमएस जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास नियर अबाउट आएगी आपके पास 194 वोल्ट पर मीटर। नियर अबाउट वैल्यू आएगी आपके पास 126 इंटू 3 इंटू 100 का रूट करके सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपके पास नियर अबाउट 194 वोल्ट पर मीटर आएगी। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिए गए आपके पास एक डायटोमिक गैस है, मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, और वो आपके पास किसी V1 वॉल्यूम के सिलेंडर में आपके पास, और आपके पास प्रेशर है वो P1 और टेम्परेचर आपको 250 केल्विन आपके पास दिया हुआ। तो मान लेते हैं आपके पास ये कोई आपके पास कंटेनर था या सिलेंडर था, जो भी आपने माना, कंटेनर मान लेता हूँ आपके पास इसका वॉल्यूम V1 है, इसका जो प्रेशर है वो P1 है, और टेम्परेचर आपने जो दिया हुआ T1 आपके पास 250 केल्विन दिया हुआ, और मान लिया आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने n है, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने n। अब आपको दिया आपके पास assuming that 25% of molecules get de-associated causing a change in number of moles, आपके पास the pressure of the resulting gas at temperature 2000 Kelvin when contained in a volume
2v1 is given by P2, then ratio of P2 by P1. अब आपने क्या किया, आपके पास 2v1 आपके पास वॉल्यूम का क्या लिया, आपने कंटेनर लिया आपके पास, ठीक है जी, मतलब पहले से वॉल्यूम डबल हो चुका है। यहाँ पर आपने कहा प्रेशर आपके पास P2 हो चुका है, आपके पास टेम्परेचर अगर आपके पास T2 की बात करें तो आपको दिया है कि आपके पास वो हो चुका है 2000 केल्विन। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पहले इनिशियली थे n, लेकिन यहाँ पर आपके पास टोटली क्या था, डायटोमिक, टोटली गैस थी आपके पास डायटोमिक, लेकिन इसमें आपके पास कुछ डायटोमिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो गए आपके पास, मोनोएटॉमिक में। तो जब इसके पास 0.25 आपके पास मॉलिक्यूल्स, यहाँ 0.25 मोल्स आपके पास डायटोमिक गैस के टूटकर आपके पास मोनोएटॉमिक में चेंज हुए हैं, तो मोनोएटॉमिक के कितने बनेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक गैस का एक मॉलिक्यूल टूटता तो मोनोएटॉमिक के कितने बनेंगे, 2। तो यहाँ पर आपके पास 0.25 मोल्स आपके पास टूटे, तो आपके पास यहाँ पर मोनोएटॉमिक की गैस के कितने होंगे आपके पास, तो यहाँ के पास मोनोएटॉमिक की अगर अपन बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 0.50, एंड नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 0.50, डबल होंगे आपके पास, और रिमेनिंग जो होंगे आपके पास किसके होंगे, डायटोमिक के। तो डायटोमिक के रिमेनिंग कितने सर, n थे, उसमें से 0.25 टूट गए तो पीछे कितने बचे, 0.75 n। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने होंगे, 0.75 प्लस 0.5 है। तो अगर अपन यहाँ पर पहले केस में आपके पास और यहाँ वाला दूसरा केस, इन दोनों में आपके पास क्या करें, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं। अगर पहले में आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन एट 1 पहले में लगाएं तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, नंबर ऑफ मोल्स N, R इंटू टेम्परेचर कितना 250 केल्विन। दूसरे में बात करें तो प्रेशर P2, वॉल्यूम आपके पास डबल हो चुका है 2V1, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 0.5 प्लस 0.75, 0.5 प्लस 0.75 इंटू R N इंटू N इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना सर 2000 केल्विन, ठीक है जी। अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो P2/P1 की जो वैल्यू आएगी, आपसे पूछा है कि P2/P1 कितना होगा, आपके पास P2/P1 आएगा आपके पास 5:1, तो यहाँ से P2/P1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 आ जाएगी। ओके, ये आंसर। इस क्वेश्चन में आपके पास एक इंडक्टेंस दिया गया है, आपके पास इंडक्टर है और इसका इंडक्टेंस जो दिया गया है वो आपके पास L = 50 मिली हेनरी, एक बैटरी है 30 वोल्टेज की, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई आपके पास, एंड इट करंट एंड देन द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10⁻² एम्पियर पर सेकंड। तो आपके पास जो DI/dt दे रखा है आपके पास, वो आपको दे रखा है आपके पास 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड, और आपको दे रखा है डिक्रीज हो रहा है। देन आपसे पूछा है कि Vp माइनस VQ की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें करंट चेंज हो रहा है आपके पास, और ये इंडक्टर है तो इसमें क्या होगा, आपके पास EMF जनरेट होगा, और EMF जनरेट होगा तो EMF की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि जिसने इसको जनरेट किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो अगर अपन बात करें आपके पास करंट इस डायरेक्शन जा रहा है और करंट क्या हो रहा है आपके पास, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो EMF जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ये करंट क्या करे, डिक्रीज ना हो, आपके पास करंट इंक्रीज हो, तो मतलब करंट इसी डायरेक्शन में बढ़े। तो अगर अपन बात करें इस इंडक्टर में, तो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन जो आपके पास EMF जनरेट होगा उसमें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पर होगा, तभी तो करंट आपके पास इस डायरेक्शन फ्लो करता रहेगा। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इसके अक्रॉस EMF जनरेट होगा, जिसको बोल दिया आपने EL, EMF जनरेटेड अक्रॉस इंडक्टेंस। तो अगर अपन बात करें तो उसकी वो दिया जाता है आपके पास L di/dt। तो पास EMF अक्रॉस आपके पास जो इंडक्टर L di/dt लिखोगे, L कितना आपके पास 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू di/dt कितना आपके पास 10⁻²। तो EMF जनरेटेड अक्रॉस या EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस आपके पास इंडक्टर जो आपके पास आया आपके पास कितना 5 वोल्ट, ये इतना आ गया, और डायरेक्शन कुछ ऐसे कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब क्या करें, आपके पास सीधा सीधा आपके पास यहाँ से चल रहे हैं आपके पास करंट से आपके पास, तो VP किरचॉफ साहब का लॉ लगाना आपके पास, इस पॉइंट का टर्मिनल VP, आप इस पॉइंट का आपके पास वोल्टेज VP लिखा आपने, यहाँ आपके पास प्लस है, यहाँ माइनस से प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, और कितना डिक्रीज हो रहा होगा आपके पास EL का डिक्रीमेंट हो रहा होगा, वो कितना है 5, तो -5 आपके पास फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं आपके पास, तो क्या लिखोगे आपके पास -30 वोल्टेज का डिक्रीमेंट, देन रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम और इसमें करंट आ रहा है आपके पास 1 एम्पियर।
करंट की आपके पास क्या कर रहा है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, आई इंटू आर का, आई इंटू आर मतलब आपके पास 2 इंटू 1 तो आपके पास प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, वी क्यू। तो यहाँ से वीपी माइनस वी क्यू की बात करेंगे, ये 35 आपके पास हो जाएगा, -35 प्लस 2 आपके पास -33 और उधर की तरफ जाएगा तो 33 वोल्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास 30 वोल्ट। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।